हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम बैक टू द बैक बेंचर्स सीरीज़ की अगली वीडियो, जिसमें हम सिलोजिज्म जो टॉपिक है इसको 10 मिनट में कवर करने वाले हैं, जैसा हमारा वादा रहता है। दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। को एग्जाम में आपसे 5 क्वेश्चंस तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। और भाई साहब, मज़े की बात पता है क्या है कि लोग इस 5 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन गलत करके आते हैं एग्जाम में, करके ही आते हैं। इस टॉपिक में एक्यूरेसी मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लोगों को लगता है कि उन्होंने 5 मतलब जल्दी तो कर लोगे आप। लोगों को लगता है कि उन्होंने 5 क्वेश्चन कर दिए हैं इसमें टॉपिक में से, तो इसमें से तो उनके फुल मार्क्स आएंगे। फिर उनके जब कम मार्क्स आते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। और जिन लोग को पता चल जाता है कि सिलोजिज्म की वजह से उनके मार्क्स कटे हैं, वो ये कहते हैं कि मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। क्योंकि दे कुड नॉट फाइंड अ वे कि जिसकी वजह से वो पूरे 5 के 5 क्वेश्चन जो है वो सही करा पाएँ। तो इस समस्या का समाधान लेके मैं ध्रुव श्रीवास्तव आज आपके सामने आ चुका हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड आई गारंटी यू कि आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, और फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर पसंद आए तो वैसे अभी से लाइक कर दो, क्योंकि पसंद तो आने वाली है वीडियो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो में। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बेसिक भाई सिलोजिज्म होता क्या है। सिलोजिज्म इज़ लाइक अ गेम, ठीक है। जैसे एक गेम होता है, वो होता है बैडमिंटन, ठीक है। बैडमिंटन खेलने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास रैकेट होना चाहिए, क्योंकि आप हाथ से तो बैडमिंटन खेल नहीं सकते। ऐसे ही सिलोजिज्म जो गेम है, इसको खेलने के लिए आपके पास वेन डायग्राम की नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो और आपको इसके रूल्स पता होने चाहिए, दूसरी बात, ठीक है। तो रूल्स की बात हम करेंगे, रुको जरा, सबर करो। बाद में करेंगे, पर पहले हम वेन डायग्राम की नॉलेज जो है उसको एक्वायर करेंगे, ठीक है। जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स पढ़ी होगी उनको तो पता ही होगा वेन डायग्राम क्या होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ी, मैं उनके लिए समझा देता हूँ। सो वेन डायग्राम अगर मैं थ्योरेटिकली डेफिनेशन वाइज आपको बताऊँ तो जब भी हम 2 चीज़ों के बीच में या 3 चीज़ों के बीच में या ज़्यादा चीज़ों के बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हुए एक विद द हेल्प ऑफ शेप्स एक लॉजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओवरलाइंग सर्कल्स या शेप्स, तो हम उसको वेन डायग्राम कहते हैं। अब ये सब बातें हम साइड में हटाते हैं और एक्चुअल में वेन डायग्राम क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा मेरा ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब एलियंस की बात नहीं करूँगा मैं, एलियंस इससे बाहर आएंगे, ठीक है, अगर एलियंस एग्जिस्ट करते होंगे तो, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट मेरा ये पूरा पेपर जो है ये अलग अलग ह्यूमन बींग्स हैं, लेट सपोज। अब इस दुनिया में अलग अलग टाइप के ह्यूमन बींग्स होते हैं। हम किसी भी 2 टाइप के ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसकी बात करें? चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो बैटमैन के फ़ैन होते हैं। कुछ लोग हैं वो ये रहे, ठीक है। ये है मेरे पास बैटमैन के फ़ैन। कुछ लोग हैं जो सुपरमैन के फ़ैन होते हैं। ये है मेरे पास सुपरमैन के फ़ैन। ये देखो, ये सब ये लोग हैं, ठीक है, अलग अलग। और ये लोग हैं, और ये पूरा पेपर जो है ये पूरी इंसानी जाति को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सुपरमैन और बैटमैन दोनों के फ़ैन होते हैं। तो इन लोगों का क्या करना है अपन को? मैं बताता हूँ इन लोगों को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वेन डायग्राम में हमें इनको रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग बैटमैन के फ़ैन हैं वो ये हैं, कुछ लोग सुपरमैन के फ़ैन हैं वो ये हैं, और ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है, ठीक है, ये वो लोग हैं जो दोनों के फ़ैन्स हैं, ठीक है। ये दोनों के फ़ैन्स हैं, सुपरमैन और बैटमैन। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ये सिर्फ बैटमैन के फ़ैन है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये सिर्फ सुपरमैन के फ़ैन्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत बेसिक है, एकदम बेसिक है। इसके आगे का जो भी बस यही आपको समझाना था। इसके आगे की जो भी चीज़ है वो क्वेश्चन के माध्यम से अब आप समझ जाओगे, आई होप सो, ठीक है। तो एक तो ये इतनी चीज़ हो गई। अब मैंने आपको वेन डायग्राम की बेसिक नॉलेज दे दी कि वेन डायग्राम क्या होता है और कैसे होता है। अब हम बात करते हैं रूल्स की, ठीक है, कि गेम के भाई रूल्स क्या होते हैं। तो अगर मैं आपसे रूल्स की बात करूं तो सिलोजिज्म फॉर्मेट में क्या होता है, मतलब क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेगा कैसा। तो इसमें 2 चीज़ होती है, एक होता है स्टेटमेंट, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दिए जाएंगे या 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, और उसके नीचे दिया जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन 2 या 3, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अच्छा, अब ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ठीक है। आपको इन 3 स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बेसिस पे वेन डायग्राम बनाना है, और उसके बेसिस पे जज करना है कि ये जो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है। अच्छा, और ये जो 2 स्टेटमेंट है ये दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कि ओनली वन इज़ ट्रू, या फिर ओनली वन इज़ ट्रू एंड सेकंड इज़ फॉल्स, या फिर फर्स्ट इज़ फॉल्स सेकंड इज़ ट्रू, या फिर बोथ आर ट्रू, या फिर बोथ आर फॉल्स।
या फिर ईदर वन और सेकंड इज़ ट्रू, ठीक है, इस टाइप के। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बट हमको ये बताना है कि इस स्टेटमेंट के बेसिस पे ये कंक्लूजन सही है कि गलत है। तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा स्टेटमेंट को जज कैसे करते हैं और कंक्लूजन को जज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को जज करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक और एक नेगेटिव यानी नकारात्मक। पॉजिटिव यानी जो किसी चीज़ के होने को दर्शाते हैं और नेगेटिव यानी जो किसी चीज़ के ना होने को दर्शाते हैं। बहुत सीधी सी बात है। अब आप कहते हो सर हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें कुछ सम नॉट करके चीज़ें दिखाई देती हैं, तो वो भाई साहब सिलोजिज्म की शब्दावली है। सो पॉजिटिव में हमको देखने को मिलता है एक चीज़ जो कि होता है सम, ठीक है, और एक और चीज़ देखने को मिलता है जो कि होता है कि ऑल। सिमिलरली नेगेटिव में हमारे पास जो शब्दावली है वो कहती है कि सम नॉट, और जो दूसरी है वो कहती है नो। अच्छा, अब ये जो 4 शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं ये बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग यूनिट है। इसके अलावा, ठीक है, ये 4 शब्द यही बेसिक है। इसके अलावा आपको जो भी स्टेटमेंट में शब्द दिखाई देते हैं वो इसी के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स, रूल्स ऑफ द गेम मुझे इस पेज पे समझाना था, मैंने उसी पे समझा दिया, कोई बात नहीं। देखो, जो मैंने सम लिखा था, अगर उसकी जगह आपको एटलीस्ट दिखाई दे या फिर मैनी दिखाई दे या फिर जनरली दिखाई दे या फिर इसमें से कोई भी दिखाई दे तो आप समझ जाना उसका मतलब सम ही है, ठीक है। सिमिलरली ऑल की जगह अगर आपको ईच दिखाई दे, एवरी दिखाई दे, एनी दिखाई दे तो उसका ये मतलब है कि वो ऑल ही है, ठीक है। सिमिलरली नो की जगह अगर आपको नन दिखाई दे, नो वन दिखाई दे, नॉट अ सिंगल दिखाई दे तो उसका ये मतलब है कि वो नो लिखा है, ठीक है, तो आप उसको नो कंसिडर करो। तो बेसिक चीज़ें तो ये 4 ही हैं, तो हमको इन 4 चीज़ों को लेके चलना है और समझना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन चारों का 2 एलिमेंट अगर हम लेके चलेंगे तो क्या रिलेशन है। देखो, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था बैटमैन और सुपरमैन वाला, वो तमीज़ वाला एग्जांपल था। क्यों? क्योंकि वो रियल लाइफ में हो सकता है, ठीक है। बट इसमें आपको बदतमीज़ी वाले चीज़ें देखने को मिलेंगी। बदतमीज़ी वाले मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि अब क्वेश्चन में आपको दे के रखेगा कि सम क्लॉक आर टेलीविज़न, सम टेलीविज़न आर हेलीकॉप्टर, नो हेलीकॉप्टर इज़ लस्सी, सम लस्सी आर बस्सी। कोई सेंस है इस बात की? बिल्कुल कोई सेंस नहीं है इस बात का, और अगर आप इस बात का सेंस निकालने को बैठोगे तो आपकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। मैंने अपने कानों से देखा। हे राम, मैं कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता मैं? इसलिए हमको सेंस नहीं निकालना, हमको सिर्फ जो भी 2 एलिमेंट दिए हुए हैं उसको ए और बी मान लेना है और उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करके अपना आंसर निकाल लेना है, ठीक है। इसीलिए आप बिल्कुल ही कंप्लीटली इग्नोर कर देना जो कुछ भी लिखा हो एलिमेंट के रूप में ए और बी की जगह, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं सम, सबसे पहले हम सम की बात करते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि सम ए आर बी तो इसका क्या मतलब है कि ये ए है, इसको इसमें डाल दो, और सम ए आर बी और ये बी है, और ये वो वाला हिस्सा है जो ए का कुछ हिस्सा है जो बी है, ठीक है। तो सम ए आर बी। फिर अगर मैं बात करूँ ऑल की, अगर मैं कहूँ कि ऑल ए आर बी तो ऑल ए आर बी को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा कि ये ए है, ठीक है, और बी मतलब ये पूरा का पूरा बी में आता है। या फिर मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ए ये है और ये पूरा का पूरा जो है ये बी के अंदर आता है। मुझे पूरा का पूरा ए बी के अंदर लेके जाना है। फिर इसके बाद अगर मैं सम नॉट को रिप्रेजेंट करूं और मैं आपको बोलूं कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, तो इसका मतलब होगा कि कुछ ऐसे ए हैं जो बी नहीं है। यानी ए ये रहा पूरा, ये पूरा ए का वेन डायग्राम है। अब ए के मैं कुछ ऐसा हिस्सा इसमें से निकाल दूंगा ये, ठीक है, और इसको शेड कर दूंगा। ये जो है ये कभी भी बी नहीं हो सकते, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता। रिलेशनशिप क्या, सिचुएशनशिप भी नहीं हो सकती, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, कुछ भी नहीं हो सकता इनके बीच में, ठीक है, क्योंकि साफ साफ स्टेटमेंट में दे दिया कि सम ए आर नॉट बी। लेकिन हाँ, ये वाले जो ए हैं ये बी हो सकते हैं, वो कंक्लूजन पे डिपेंड करता है, वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा आगे कंक्लूजन क्या है। इसके अलावा चौथा क्या है हमारे पास, नो। अगर तो नो तो फिर चलो सीधा सीधा है कि अगर ये बोल दिया नो ए आर बी तो ए का डायग्राम ऐसे बनाओ, सामने सीधा सीधा एक क्रॉस बना दो, और बी, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, सिचुएशनशिप नहीं होगी, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, कुछ नहीं होगा इनके बीच में, कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता इनके बीच में, ठीक है, क्योंकि साफ साफ बोल दिया कि नो ए आर बी। अब इसकी जगह अगर मैंने आपको आगे जो ये वर्ड्स दिखाए थे अगर ये हो तो भी आप यही डायग्राम बनाओगे, ठीक है। सम ए आर बी की जगह फ्रीक्वेंटली ए आर बी हो तब भी आप वो डायग्राम बनाओगे, ऑल ए आर बी की जगह ईच ए आर बी हो तो भी आप वो डायग्राम बनाओगे ऑल वाला, और नो ए एस बी की जगह नॉट इवन अ सिंगल ए एस बी अगर लिखा हो तो भी आप वही डायग्राम बनाओगे, ठीक है। तो ये तो थी स्टेटमेंट की बात, ठीक है। अब हम कंक्लूजन की कुछ बात कर लें। कंक्लूजन्स जो होते हैं, कंक्लूजन जो होते हैं दोस्तों वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं डेफिनेट, ठीक है, जो ये कह रहा है कि पक्का पक्का यही है, कोई कच्चा पक्का नहीं, पक्का पक्का। और एक होते हैं आपके इनडेफिनेट, ये कच्चा पक्का वाला है, ठीक है, ये कच्चा पक्का वाला है।
और डेफिनेट जो है ये पक्का पक्का वाला है। अब बोलोगे सर ये क्या कच्चा पक्का भैया क्या है, ये समझाओ तो दो इसको। तो इसको समझने के लिए मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि अगर मान लो कि स्टेटमेंट में लिखा है कि लेट सपोज नो ए इज़ बी, कोई भी ए, नो ए आर बी, ठीक है, और कंक्लूजन में आपसे ये कह रहा है कि सम ए आर बी, तो ये जो सम ए आर बी कह रहा है ना आपसे, ये डेफिनेटली कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है कि कुछ ए डेफिनेटली ऐसे होंगे जो बी होंगे ही होंगे, लेकिन मेरे स्टेटमेंट में दिया है कि कुछ भी ए बी नहीं हो सकते, तो मैं इसको मना कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको मना कर दूंगा। तो अब अगर मैं कंक्लूजन में कुछ भी बोलूँ, डेफिनेट कंक्लूजन्स में मैं कुछ भी बोलूँ, तो वो एकदम मतलब समझ लो कि वो कह ही रहा है कि इन दोनों में ये रिलेशन है ही है। ठीक है, अगर लेट सपोज जो डेफिनेट कंक्लूजन है आपका, उसमें वो कह रहा है कि सम ए आर नॉट बी। ठीक है, मेरे पास स्टेटमेंट में दिया है कि सम ए आर बी, मेरे पास सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया है कि सम ए आर बी। अच्छा, मेरे को कंक्लूजन में वो कह रहा है कि सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो अगर कंक्लूजन में उसने लिखा है कि सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब है कि वो गारंटी 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 ये कह रहा है कि कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं होंगे। लेकिन मेरे पास स्टेटमेंट में है सिर्फ इतना कि सम ए आर बी, मतलब उसने मुझे मना नहीं किया, उसने मुझे मना नहीं किया कि ऑल ए बी नहीं हो सकते, उसने मुझसे सिर्फ इतना बोला कि सम ए आर बी। ठीक है, तो मैं इसको फिर से रिजेक्ट कर दूंगा कि भाई जब उसने मेरे से नहीं बोला कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं कैसे अज्यूम कर लूँ कि सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो ये डेफिनेट कंक्लूजन का मामला है। ठीक है, अगर मैं इनडेफिनेट की बात करूँ तो ये पॉसिबिलिटी का केस आता है। पॉसिबिलिटी का केस मतलब मैं फिर से एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। लेट सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, सम ए आर बी नो बी इज सी। ठीक है, सम ए आर बी एंड नो बी इज सी। ठीक है, मेरे पास ये है। अब मेरे पास पॉसिबिलिटी में केस ये कह रहा है कि सम ए कैन बी, आर नहीं, सम ए कैन बी सी। ठीक है, सम ए कैन बी सी, तो मैं बिल्कुल इसको डेफिनेटली यस कर दूंगा। पर अगर ये डेफिनेट कंक्लूजन में मुझसे कहता कि सम ए आर सी, तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेटली कह रहा है कि कुछ ए ऐसे हैं ही हैं जो सी हैं। ठीक है, मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा कि अच्छा वेन डायग्राम को बनाने के 100 तरीके होते हैं, ये एक तरीका नहीं है, इस एग्जाम्पल को बनाने का 100 तरीके हैं। बट मैं इस तरीके से देख रहा हूँ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ ए जो है वो सी है। ना तो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और सी के बीच में कोई रिलेशन है, मुझे तो ए और बी के बीच में रिलेशन दे के रखा है और बी और सी के बीच में रिलेशन दे के रखा है। तो मैं ये कैसे कह दूँ कि सम ए आर सी, पर मैं इसको नहीं मानूंगा। पर अगर ये ऐसा कहे कि सम ए कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि कुछ ए सी हो सकते हैं, तो मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है कि भाई कुछ ए जो है वो सी हो सकते हैं। इसी जगह अगर मैं आपसे ये कह दूं कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ लिख दूं कि अच्छा वो ओनली, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, वो मैं आगे समझाऊंगा, वो न्यू केसेस में आते हैं। तो अभी तो आप इतना समझो कि डेफिनेट में क्या क्या कंक्लूजन्स हमको एक्सेप्ट करने हैं और इनडेफिनेट में क्या। अच्छा, अब इनडेफिनेट मतलब ये पॉसिबिलिटी केसेस होते हैं। ठीक है, अब सीधा सीधा पॉसिबिलिटी भी लिखा हुआ आ सकता है कंक्लूजन में कि सम ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, या फिर सम ए कैन बी, तो या तो पॉसिबिलिटी लिखा आएगा या तो कैन भी लिखा आएगा या फिर कुड भी लिखा आएगा। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे शब्दावली देखो और दो एलिमेंट के बीच में कोई पक्का पक्का रिलेशन नहीं दिया है, तो आप इसको बिल्कुल करेक्ट साबित करोगे। बट अगर वो मेरे से साफ बोल देता कि नो ए इज सी स्टेटमेंट में, तो मैं और फिर बाद में कंक्लूजन में कहता कि सम ए इज सी इज पॉसिबिलिटी, तो मैं इसको बिल्कुल मना कर देता। क्यों? क्योंकि उसने मुझे स्टेटमेंट में साफ बोल दिया है कि ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो वो कंक्लूजन में उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर सकता है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा ट्रस्ट मी सिलॉजिज्म में कुछ है नहीं। ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते या जो थोड़े न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं उनको लगता है टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, इसकी एक्यूरेसी मेंटेन करना मुश्किल है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ठीक है, अगर आपने 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं इस टॉपिक के, तो ये टॉपिक कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। ठीक है, मैं ये सोचता हूँ कि कुछ ऐसा ही टॉपिक है ये, है ना। तो अब इसके बाद न्यू पैटर्न केसेस डिस्कस कर लेते हैं। ये वो पैटर्न केसेस हैं जो आजकल एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो अगर मैं ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट की बात करूँ, देखो स्टेटमेंट में आपको देख सकता है ओनली अ फ्यू का केस। ठीक है, ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, आजकल तो यही दिखते हैं। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसे देगा आपको, ओनली अ फ्यू ए आर बी। अब इसको डायग्राम में, वेन डायग्राम में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो मैं बताता हूँ। ओनली अ फ्यू ए आर बी मतलब ए बनाओ, ठीक है, और बी बनाओ,
और यहाँ पे जो इनके बीच का जो हिस्सा है ना, इसको शेड कर दो, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू लिख के जो लेखक है वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि सम प्लस सम नॉट, समझे। अब मैंने शेड क्यों किया, क्यों, क्योंकि ए का सिर्फ इतना ही हिस्सा है जो कि बी हो सकता है। ए का सिर्फ ये वाला हिस्सा है जो बी हो सकता है, ए का जो ये वाला हिस्सा है, जो इधर जो हिस्सा है वो बी नहीं हो सकता। यानी सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, ठीक है। कुछ ए जो है वो बी है और कुछ ए जो है वो बी नहीं है। तो अगर वो कंक्लूजन में बोले कि सम ए आर बी, तो येस सम ए आर बी। अगर वो बोले सम ए आर नॉट बी, तो येस सम ए, यानी कुछ ए का हिस्सा यहाँ पर है जो कभी भी बी नहीं होगा। इसीलिए उसने ओनली अ फ्यू लिख के दिया है। अगर उसको ये नहीं देना होता तो वो बोलता कि सम ए आर बी, सिर्फ सम ए आर बी बोल देता, बट उसने ओनली अ फ्यू बोला है, तो इसका मतलब कुछ है और कुछ नहीं है, और ये डेफिनेट केस है, ठीक है। अगर वो बोले ऑल ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, नहीं, जब उसने बोल दिया कि सम है और सम नॉट यानी सम नहीं है, तो कोई पॉसिबिलिटी का केस नहीं आता, उसने डेफिनेट रिलेशनशिप दे दिया। और जब भी डेफिनेट रिलेशनशिप हो तो आप पॉसिबिलिटी के सारे केसेस को नकार दोगे। हाँ, डेफिनेट रिलेशनशिप नहीं हो तो आप पॉसिबिलिटी के केसेस को एक्सेप्ट कर लोगे, बट हो तो आप इसको नकार दोगे। अगर वो बोले कि ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, अब ये केस समझो आप, ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, कुछ ए हैं जो कि बी हैं, तो अब देखो, अगर मैं ए को ऐसा बनाऊँ, ठीक है, और इसमें एक छोटा सा कॉर्नर बना दूँ बी का, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, ए तो ये है, पर ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी है, यानी ओनली अ फ्यू ए आर बी, समझे। तो ये मेरे स्टेटमेंट में बिल्कुल ट्रू बैठ रहा है। उसने बी के बारे में कुछ नहीं बोला कि ऑल बी ए है कि नहीं है, कि कितने बी ए हैं, उसने कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ बोला कि ऑल ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो इस केस में मुझे दिखाई दे रहा है कि इतने बड़े ए में से सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है ए का जो कि बी से ओवरलैप कर रहा है। तो एक्चुअली दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, येस, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ये बोले ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि उसने बी के बारे में कुछ नहीं बोला। अगर वो बी के बारे में बोल देता कि ऑल बी आर नॉट ए, तो हम इसको भी रिजेक्ट कर देते, बट अभी इस केस में हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक केस था, 3 मेन केस हैं जिसमें से पहला केस था ओनली अ फ्यू, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं। ये है भाई साहब ओनली का स्टेटमेंट। ओनली का स्टेटमेंट जैसे होता है कि अगर उसने बोल दिया ओनली ए आर बी, ठीक है, ओनली ए आर बी उसने ये स्टेटमेंट में दे दिया। इसका ये मतलब होता है साफ साफ, आप इसको पैराफ्रेज कर सकते हो कि ऑल बी, यानी ये जो सेकंड एलिमेंट है इसको यहाँ ले आओ, ऑल बी आर ए, ठीक है, और फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ ले आओ, और ऑल बी आर ए और बी इज़ एन आइसोलेटेड एलिमेंट विद नो रिलेशन टू एनी अदर एलिमेंट। अब इसका अगर आपसे ओनली ए आर बी बोल दिया, तो आप इसको सबसे पहले तो ड्रॉ कैसे करोगे, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए मतलब ऑल बी बनाओ, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे ए बना दो, तो सारे बी ए में आ गए, और इसको ऐसे शेड कर दो। अब बोला शेड क्यों कर दो, शेड इसलिए कर दो क्योंकि बी जो है वो एक आइसोलेटेड एलिमेंट हो जाता है, बी का अब किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। आगे मान लो स्टेटमेंट में कह दिया कि नो ए इज़ बी, नो ए इज़ सी, ठीक है, या फिर उसके बाद बोल दिया सम डी आर सी, ठीक है। तो अब अगर वो कुछ भी बोले, अब वो दुनिया भर के एलिमेंट ऐड कर दे, वो बोले सम ए आर डी, सम ए आर ई, ठीक है, सब एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि सम सी आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी या सम डी आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो भाई साहब वो हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल गलत। गलत क्यों, क्योंकि अब बी का किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा। इस स्टेटमेंट का मतलब ही यही होता है कि बी का सिर्फ ए के साथ रिलेशनशिप है और किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं है। मतलब ये जो है ये मोस्ट लॉयल है, मोस्ट लॉयल केस कह लो आप इसको सेकंड एलिमेंट के रूप का, ठीक है, सेकंड एलिमेंट के फॉर्म का मोस्ट लॉयल केस होता है ओनली स्टेटमेंट में, ठीक है। तो इसके कंक्लूजन्स आपको पता चल गए, ठीक है, कि बी का किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, सारे रिलेशनशिप आप नकार दोगे, ठीक है, बी बहुत लॉयल है, इस रूप में आप इसको याद रख सकते हो। थर्ड और लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है, जिसके बाद आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ये वीडियो देखो और जाके क्वेश्चंस लगाओ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस ये वीडियो थोड़ा दिमाग खोल के देखना, ठीक है, और जो मैंने बोला है उसको समझो। अगर नहीं समझ में आया तो माफ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता। बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट आता है कैन नेवर बी का। अब ये जो है ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट जैसे कि अगर वो कह रहा है कि ए कैन नेवर बी बी, वो ये कह रहा है कि ए कैन नेवर बी बी, तो इसका मतलब है कि ये ए है और ये बी है, और इन दोनों के बीच में कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा, ठीक है। अब मैं चाहे आगे कितना बना दूँ, सम बी आर सी, सम ए आर डी, ठीक है, सम ए आर डी, ऑल डी आर ई, ठीक है, ऑल सी आर एफ, मैं कितना भी सारे यहाँ बना दूँ, बट अगर उसने मुझसे कंक्लूजन में बोल दिया कि ऑल ए कैन नेवर बी बी, ऑल ए
कैन नेवर बी बी, तो मैं उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा कि येस ऑल ए कैन नेवर बी बी। ठीक है, अगर उसने मुझसे कह दिया सम ए कैन नेवर बी बी, मतलब ए का कुछ ऐसा हिस्सा है जो बी में नहीं हो सकता। समझ रहे हो कि ए का कुछ हिस्सा है जो बी में कभी नहीं हो सकता, तो मैं उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लूँगा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं भी कोई भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश ही नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट वो थर्ड एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट ऐड करके आपको घुमा फिरा के इन दोनों के बीच में रिलेशन देने की कोशिश करे, आप मना कर देना नहीं भाई साहब, हमें रखना ही नहीं है रिलेशनशिप, बात ही खत्म। ब्रेकअप, ब्रेकअप केस है ये, ब्रेकअप केस। फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में ब्रेकअप प्लस मूव ऑन केस है। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू सो मच, दिस वॉज फॉर ऑल, this was all for today, this was all for this video एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको सही में ये सारी चीज़ें लगी हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इट हेल्प्स अ लॉट, मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताइए अब आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है बैक बेंचर सीरीज़ में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।